सगळ्यांचे पंथीचे स्वागत. आज आमचे मदीं हांगा उपस्थित आसा जांणी संघाचे पयलीं वरिश्ठ अशें म्हणून काम केल्लें आसा ते दीनदयाळ रिसर्च इंस्टिट्यूट जें भारतरत्न नानाजी देशमुख हांणी तयार केल्लें चित्रकूट हांगा आनी त्या इंस्टिट्यूटाचें सगळें काम पळोवपी कोऑर्डिनेटर अशे आमचे अभयजी महाजन आमचे मदीं उपस्थित आसा. ते तुमकां तेंच्या कामाचे बद्दल संस्थेचे बद्दल आनी बाकीचे तुमी कितें विचारता तेजे बद्दल माहिती दितले. हिंदी में बोलूं ठीक है? मराठी बोलू शकतो. ओरिजिनली मी विदर्भातला आहे पण माझा जन्म हिंदी बोलू मराठी चालेल. आप जो भाषा में दोनों भाषा में बोलिए. आप जो भाषा में सर आप जितने कंफर्टेबल तो मैं दीनदयाल शोध संस्थान का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ और मेरा हेडक्वार्टर चित्रकूट है. अब दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बहुत बताना नहीं है. एक तो हम आदरणीय राज्यपाल जी से मिलने गए थे और वहाँ थोड़ा देरी हो गई तो समय यहाँ का कुछ और था. इसके लिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ. समय पर रहना चाहिए लेकिन उनसे मिलने में और आने में हम लोग भेंट हो गए. तो दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में उनको मालूम है उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे. 68 में उनका मर्डर हुआ जो बनारस के पास मुगल सराय स्टेशन है वहाँ उनकी डेड बॉडी मिली और उस समय पर आज भी वो राष्ट्र का रहस्य बना हुआ. तो उस समय आरएसएस के जो पूजनीय सरसंघ चालक थे आरएसएस प्रमुख गोलवलकर गुरु जी उन्होंने दीनदयाल जी को एक काम सौंपा था. इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के ऊपर कुछ काम करके और समाज के सामने वो विषय रखना था. तो उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं के सामने 63-64 में और जनसंघ के कार्यकर्ताओं के सामने वो विषय रखा था. लेकिन 68 में उनकी हत्या हो गई तो गुरु जी बड़े दुखी थे. फिर उन्होंने कहा कि अधूरा काम कौन पूरा करेगा. तो नानाजी संघ के प्रचारक थे. उन्होंने कहा कि अब इस काम को मैं पूरा करूँगा. आरएसएस के संपर्क में नानाजी पहले आए. महाराष्ट्र के वो उस समय का परभणी जिला अब हिंगोली जिला हो गया वहाँ के रहने वाले थे नानाजी और संघ के प्रचारक बने और नानाजी को उत्तर प्रदेश भेजा गया. दीनदयाल उपाध्याय जी मथुरा के पास के रहने वाले थे और एमएससी करने के समय वो संघ के संपर्क में और प्रचारक निकले. तो संघ के प्रचारक दोनों यूपी में काम करते रहे. फिर आरएसएस ने जब प्रकाशन विभाग का काम चालू हुआ राष्ट्र धर्म प्रकाशन तो ये लोग लखनऊ आए दोनों. और उसके बाद जब 52 में जनसंघ की स्थापना हुई तो दीनदयाल जी और नानाजी दोनों जनसंघ में और उस बीच में ये एकात्म मानव दर्शन का काम चलता रहा. और 67 में दीनदयाल जी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. और उसी समय मैंने कहा कि वो एकात्म मानव दर्शन इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पर उन्होंने विषय रखा. 68 में उनकी हत्या हुई. 67 में ये एक बड़ा काम हुआ. उस समय केवल कांग्रेस सरकार में थी. जनसंघ की कुछ उंगलियों पर गिनने लायक MP चुनकर आए थे. नानाजी बड़े प्रयोगधर्मी थे. उन्होंने दीनदयाल जी से बात की और कांग्रेस विरोधी सारे राजनीतिक दलों को एक मंच पर ला करके और उन्होंने एक फ्रंट बनाया और उस समय देश भर के 7-8 राज्यों में सरकार बनाई. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार इन सारे राज्यों में. और 68 में असमय हत्या हो गई दीनदयाल जी की. तो उस अधूरे काम को पूरा करने का काम नानाजी ने कहा कि अब हम करेंगे और दिल्ली में एक बड़ा भवन लेकर के 10 वर्षों तक बौद्धिक गतिविधियाँ चलती हैं वहाँ पर. फिर 70 के दशक में भ्रष्टाचार, महंगाई इसके खिलाफ तरुणों में कुछ आक्रोश था. उत्तर प्रदेश, गुजरात,
बिहार, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में छुट आंदोलन हो रहा है। तो नाना जी ने उस बात को समझ करके अब देश भर में ऑर्गेनाइज्ड वे में ये काम चले, तो इस दिशा में प्रयत्न चालू किए। सब संघ मुख्य काम इसकी भूमिका थी, लेकिन जनसंघ या संघ के पास कोई पब्लिक फिगर नहीं था, नेता नहीं था। तो सबसे बातचीत करके नाना जी ने कहा जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को उसका नेतृत्व सौंपा जाए और उनसे बातचीत। तो जेपी बूढ़े हो गए थे, बीमार भी रहते थे, तो जेपी तैयार नहीं। फिर उनको लगता था कि तरुणाई में अपने देश की कोई जान नहीं थी। उनको लगता था कि मैं इस आंदोलन से जुड़ूंगा और अगर यह आंदोलन सफल नहीं हुआ तो मेरी बदनामी हुई। तो नाना जी बड़े हर चीज़ को समझने वाले थे। एक किसी मीटिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए जेपी पटना से दिल्ली आ रहे थे। तो एक दिन देवेंद्र स्वरूप जी, राम बहादुर राय जी और ऐसे सीनियर लोग थे। तो नाना जी उनको एक किस्सा बता रहे थे दिल्ली में। मैं भी दिल्ली नाना जी के साथ रहा। तो उन्होंने कहा कि जेपी आ रहे थे, हमने 1000-1500 मोटरसाइकिल और एक मोटरसाइकिल पे 2-3 जेपी प्लेन से उतरे। हमारा नेता कैसा हो, जयप्रकाश नारायण जैसा हो, जेपी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बोले, फिर जेपी को जोश आया और उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार। 74-75 में उस आंदोलन के बल पे गुजरात की सरकार, चिमन भाई पटेल की सरकार, ऑर्गेनाइज वे में सब काम चालू हुआ। और ऐसे ही प्रयाग हाईकोर्ट ने इंदिरा जी का चुनाव भी निरस्त किया। फिर 75 में 25 जून को इमरजेंसी लगी। उस समय भी नाना जी बहुत सक्रिय थे। 7-8 महीने तो अंडरग्राउंड रहे, फिर बाद में पकड़े गए। वैसे सारा कांग्रेस विरोधी सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लेकर आए और उन्होंने फिर जनता पार्टी बनाई। और जनता पार्टी के तो नाना जी जेल में थे। जो नेता चुनाव लड़ रहे थे उनको जल्दी छोड़ रहे थे। फिर जो बाबा साहब देवरा जी संघ के प्रमुख थे, उनके पास गए अटल जी आडवाणी जी वगैरह से, बोले नाना जी चाहिए हम, नाना जी न रहेंगे तो हमारी सारा सब मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर नाना जी को गोंडा, यूपी के गोंडा से चुनाव लड़ने के लिए तो उनको तुरंत रिलीज किया। वहाँ बलरामपुर की महारानी कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी। नाना जी ने वहाँ पर नॉमिनेशन फाइल किया, उन्हीं के पास गए, 5 लाख रुपए चंदा लेकर आए कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं। और फिर चुनाव लड़े और लाखों वोटों से नाना जी चुनाव जीते। ये रिकॉर्ड में चुनाव जीतने के बाद फिर मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने और हर जो राजनीतिक दल से विचारधारा है उनका कोटा परमिट था, वो मंत्री बने। तो मोरारजी भाई ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके नाना जी को मंत्री बनाया। तो नाना जी ने उसको अस्वीकृत किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा, मैं 60 साल का हो गया और अब सक्रिय राजनीतिक जीवन से निवृत्ति लेकर के, अभी तो मैं सांसद हूँ, MP हूँ, लेकिन अब आगे मैं केवल अब मैं कोई चुनाव नहीं, एक्टिव पॉलिटिक्स से छुट्टी लेकर के सामाजिक काम के लिए। और उन्होंने मंत्री पद अस्वीकार किया। फिर बलरामपुर की महारानी के पास गए और वो वहाँ उनका 50 एकड़ का आम का बाग था, उनसे लिया क्या मुझे यहाँ जो ये सब गरीब लोग रहते हैं, बड़े अभावग्रस्त लोग हैं, इनकी सेवा के लिए काम करना है। और वहाँ पर एक पहला प्रोजेक्ट चालू हुआ। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी उस कार्यक्रम के उस प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के समय आए थे। और अभी 2 जिले हो गए हैं गोंडा, उस समय एक ही जिला था गोंडा और बलराम, और मिलकर और बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य जो नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ थारू बेल्ट है, वहाँ के थारू ट्राइब्स के बहुत सारे लोग राष्ट्रपति जी को जमीन पे बैठा करके और संघ प्रमुख उस समय आदरणीय बाबा साहब देवरा जी भी थे, सबको जमीन पर बैठा करके और काम चालू किया। नाना जी का कॉन्सेप्ट था अवेलेबल रिसोर्सेज के आधार पर डेवलपमेंट का मॉडल बना। और गांव में नाना जी जाते थे कि भाई आपकी कोई एक समस्या बताइए कि उस समस्या का समाधान हो जाए और आप लोग स्वावलंबी बन सकें, पैरों पर खड़े। उन्होंने कहा नाना जी पीने का पानी नहीं है, हमको पानी मिल जाए पीने का भी और खेती योग्य, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। तो नाना जी के बहुत संबंध थे लोगों से, सब विशेषज्ञों को, साइंटिस्ट को बुलाया। वो तराई का बेल्ट है तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत था, तो वहाँ पर मोटे बांस होते हैं
और जूट की रस्सी बनती है, उससे बोरवेल बना है। 25,000 से ज़्यादा बोरवेल बना है। तो जहाँ पीने के पानी की समस्या के ठीक हुआ और खेती भी अच्छे से होने लगी और अवेलेबल रिसोर्स है। और हमको सब पता है जनता पार्टी की सरकार अंतर विरोधों के कारण 2.5 वर्ष में ही गिर गई। मुरारी भाई की सरकार दोहरी सदस्यता को लेकर के सब ये जो समाजवादी थे उन्होंने वो सरकार गिराई। फिर वो इंदिरा जी फिर से प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने जांच कमेटी बैठाई कि नाना जी ने जो वाटरशेड वो जो पानी का काम किया, तो जो कमेटी थी एक एक बोरवेल पर गई। लगभग 20,000 बोरवेल के लिए नाबार्ड से पैसा आया। उस कमेटी का यानी पार्लियामेंट में कमेटी की रिपोर्ट है 25,516 बोरवेल बनाई थी नाना। और वो कह रहे थे कई रिमोट एरिया में हम लोग जा नहीं पाए हैं, हर बोरवेल चालू। यानी ऐसा उदाहरण नाना जी ने चित्रकूट में एक बड़ा प्रोजेक्ट काम किया है। दिल्ली में 7 माले की इमारत है, दीनदयाल चौक संस्थान का मुख्यालय है। चित्रकूट के अनुसुईया आश्रम के पूज्य भगवानंद जी महाराज उसके सामने से जा रहे हैं। 7वें माले के ऊपर पूरा बगीचा लगा, आम के, अमरूद के, आंवले के पेड़ लगे हुए थे, बेर के, नींबू के, संतरे के। तो वो आए और उन्होंने बगीचा देखा और फिर नाना जी से मिले। उन्होंने कहा नाना जी हमारा जो चित्रकूट है, तो आप लोग चित्रकूट किन ने देखा मेरे मालूम है, मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की सीमा पर राम जी ने जो वनवास काल का हम लोगों की मान्यता है कि 11.5 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में बिताया। तो उन्होंने कहा कि आप आइए और वहाँ काम करिए। नाना जी स्वयं 75 वर्ष के होने वाले। उन्होंने कहा महाराज जी मैं 75 वर्ष का होने वाला हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। बोले नहीं, चित्रकूट को आपकी ज़रूरत है। फिर आप चित्रकूट आइए। नाना जी चित्रकूट आए और पहली ग्रामोदय रूरल यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली बनाई। मगर नाना जी का कॉन्सेप्ट तो बड़ा अलग प्रकार का था। और वो अनुसुईया आश्रम के महाराज जी ने 165 एकर्स पैक्ट फार्म उनको दिया। उनका बड़ा विरोध हुआ संत समाज में, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। बोले संत समाज किसी को देता नहीं है, जब लेता ही लेता है। उन्होंने कहा कि मैं जो कर रहा हूँ, उन्होंने तो नाना जी से यहाँ तक ऑफर किया। देश भर में हमारे अनुसुईया आश्रम की जितनी जगह आप रिसर्च के लिए और गरीबों के लिए और अभावग्रस्तों के लिए आप काम करिए। तो हम सब कार्यकर्ता जो काम करते हैं, नाना जी ने एक ही बात कही, जनता की सहभागिता और पहल से जो काम होता है वो टिकाऊ होता है। आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत सारी बात चलती है, तो ये कहा था उन्होंने। और उन्होंने कहा था जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीनदयाल जी का, तो उसमें उसी को बहुत सरल शब्दों में हमारे जैसे कार्यकर्ता और गांव के लोग कि ये गांव का व्यक्ति स्वावलंबी बने, तभी स्वाभिमान से जी सकता है। 1000 वर्षों के लगभग हम लोग गुलाम रहे, तो हम सब की मानसिकता, कोई भी सरकारी अधिकारी आ जाए, कुछ गाड़ी आ जाए, तो ऐसी हम लोगों की स्थिति रहती, क्या मदद करें। नाना जी कहते थे कि अपनी भारतीय संस्कृति देने वालों की, दान देने की, लेने की नहीं। तो आप सब लोग जानते हैं भगवान दत्तात्रेय के बारे में उन्होंने 24 गुरु बनाए। प्रकृति के हर पशु पक्षी जानवर नदी नाले सब चीज़ों को उन्होंने गुरु बनाया कि उसके पास से जो गुण सीखा जा सके। तो नाना जी कहते थे कि कोई कला प्राप्त करिए, ज्ञान प्राप्त करिए, तो जीवन भर आपके साथ रहेगा। और है ना, हमारे माँ बाप भी जीवन भर हमारा साथ देंगे। तो इस दृष्टि से और सरल शब्दों में हम लोगों को बताया कि गांव को स्वावलंबी बनाना, हर व्यक्ति हर परिवार खुशहाल होगा, कोई अभावग्रस्त नहीं। उसके लिए उन्होंने कोई गरीब न रहे, कोई बेकार न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे, कोई अशिक्षित न रहे और विवाद मुक्त गांव। ये सब होगा तो हरा भरा साफ सुथरा गांव और सामान्य जनता के लिए जो पब्लिक कम्युनिटी सबके लिए उपलब्ध होगी। संवेदनशीलता जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है, ऐसा संवेदनशील समाज रहेगा। और उसको लेकर के और चित्रकूट का 90 से प्रकल्प चालू हुआ, यूनिवर्सिटी भी चली। फिर वो सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसमें बहुत सारे रोड़े अपनाने लगे। तो नाना जी ने वो सुरकर यूनिवर्सिटी सरकार को सौंप दी। तो बहुत बड़ा काम चल रहा है। चित्रकूट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। 50 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले सारे गाँव स्वावलंबी बनना और उसमें जनता की पहल और सहभागिता
यह मूल मंत्र है। जगह जगह पर जो दीनदयाल शोध संस्थान के कार्यकर्ता थे, ग्राम विकास समिति, तरुणोदय मंडल, महिला मंडल, भजन मंडलियों के माध्यम से काम चालू हुआ और सबको, पब्लिक को जागरूक करके और काम चालू किया। तो कई तरुण लोग जो इस प्रकार के लोग जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा नाना जी अपन एक ऐसा मॉडल बनाएंगे, उसको ISO का सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक वो DNV की कंपनी नॉर्वे की, उसको हायर किया गया और कार्यकर्ताओं के अंदर ओरिएंटेशन के लिए मुंबई के एक 6 सिग्मा आइकन, वो नारायण जी थे बहुत एक्सपर्ट, उनको इसके लिए हायर किया गया। वो बहुत लंबी फीस लेती है, ISO वाले भी और 6 सिग्मा वाले। लेकिन नाना जी का ऋषितुल्य जीवन और ये जो जिस प्रकार का काम, उस कंपनी के लिए इस प्रकार का एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन और उसका इस प्रकार का, उसके लिए उनका भी जीवन का पहला अनुभव था उस कंपनी का। और उन्होंने चालू किया ISO के लिए। उन्होंने बताया था 3 बातें महत्वपूर्ण, जो भी काम आप करेंगे वो मेजरेबल होना चाहिए, नापने योग्य। दूसरा काम वो सस्टेनेबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, बस यानी केवल कुछ चलता रहेगा, और रेप्लिकेबल होना चाहिए, अनुकरणीय होना चाहिए। इस सब के लिए पूरा 4 साल तक एक्सरसाइज थे। माने उसमें जो हमारे विजन एट्रीब्यूट्स थे, गरीबी को नापना, माने मेजर करना, फिर उसको दूर करने के जो है उसको सस्टेन करना, और वो जो मॉडल बनाएंगे उसको रेप्लिकेबल बनाना। गरीबी, बेकारी, अशिक्षा, अस्वस्थता और विवाद मुक्त, लड़ाई झगड़े, इन सब को दूर करने के लिए। और उस कंपनी के भी तो हमारा ISO सर्टिफाइड अभी 25 साल पूरे हुए, तो नए सिरे से हमारा फिर से ऑडिट का काम चला और हमको फिर से सर्टिफिकेट मिला। यानी कई लोग तो देश भर में लगभग 17-18 राज्यों में 1000 से ज़्यादा स्वयंसेवी संगठन, उन्होंने इस प्रकार के मॉडल को अपनाया है। और इसी मॉडल के लिए ये हमारे चतुर्वेदी जी वहीं चित्रकूट के पास के रहने वाले हैं और लगभग अब 20 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ की संस्कृति में रच बस गए। तो इनकी इच्छा थी कि एक बार हम लोग आएँ और यहाँ के लोगों के साथ बात करें, तो जो चित्रकूट मॉडल है वो यहाँ पर रेप्लिकेट हो सके। जो समाज के अभावग्रस्त लोग हैं उनके उत्थान के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा थी, जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति आपका प्रोग्राम क्या है? कार्यक्रम क्या है? चित्रकूट लांबी जे काम करतो आहे त्याने बस आता 2 मिनिटात चित्रकूटला जे काम करतो आहे गावांना स्वावलंबी। तुम्ही पळतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.